सुनसान जंगल में रास्ते के किनारे खड़ी एक अकेली गाड़ी। ये दृश्य देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आता है? शायद ये कि गाड़ी में बैठे लोग आसपास होंगे, किसी काम से उतरे होंगे, या ये कि कोई गाड़ी में बैठा होगा, किसी वजह से रुका होगा। हरियाणा के भिवानी के सुनसान इलाके में एक गाड़ी मिली। बगल से गुजरते हुए लोगों ने भी यही सोचा होगा, लेकिन उनकी नज़र जली हुई कार को देखकर ठिठक गई। अंदर दो नरकंकाल। गांव वालों ने पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने बताया कि शव नासिर और जुनैद नाम के युवकों के हैं। शक है कि उन्हें जिंदा जलाकर मारा गया है। हत्या का आरोप लगा है बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं पर और मामला गौरक्षा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हिंदू धर्म में पार्थिव देह का अग्निदाह किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र जानवर माना जाता है, मगर गाय की रक्षा के नाम पर किसी इंसान को जिंदा जला देना धर्म की कौन सी व्याख्या में आता है? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बात करेंगे हरियाणा के भिवानी की, जहां दो युवकों की हत्या का मामला सामने आया है। बीती शाम हमारे बुलेटिन सुर्खियों में हमने आपको मामला बताया था। सिलसिलेवार ढंग से आपको घटना का रिकैप करवा देते हैं। आज तक से जुड़े जगवीर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक 16 फरवरी को भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाने में गांव घाट मीका निवासी इस्माइल ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके चचेरे भाई जुनैद और नासिर को अगवा कर लिया गया है और आरोप लगाए हरियाणा के रहने वाले अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू मानेसर पर। ये पांचों लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। इस्माइल की तहरीर के मुताबिक 15 फरवरी की सुबह सुबह इनके चचेरे भाई जुनैद और नासिर अपनी बुलेरो गाड़ी से किसी काम से बाहर गए थे। हरियाणा के पीरूका गांव के 5 लोगों ने दोनों का अपहरण कर लिया और एक अजनबी के जरिए इस्माइल को पता चला कि आरोपियों ने दोनों को बुरी तरह से पीटा है। वो जंगल में गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। पता चलते ही इस्माइल ने तुरंत जुनैद और निसार को फ़ोन किया। दोनों के मोबाइल फ़ोन बंद थे। आगे इस्माइल ने बताया, मैंने उसके परिजनों को घटना के बारे में बताया। हम जंगल पहुंचे तो वहां पर कुछ आदमी मिले और मौके पर टूटे हुए शीशे मिले। वहीं पर कुछ लोग मौजूद थे। उन लोगों ने बताया कि आरोपियों ने पहले इन दोनों को बुरी तरह से पीटा और फिर दोनों को उनकी ही बुलेरो में अपहरण करके ले गए। अब दूसरा मंजर। 16 फरवरी की दोपहर हरियाणा के भिवानी के लोहारू तहसील गांव बारावास में एक गाड़ी और 2 लाशें मिली। जली हुई गाड़ी देखकर गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल की टीम आई। गाड़ी के चेचिस नंबर के आधार पर पुलिस की टीम बोलेरो का रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस के पास मृतकों का चचेरा भाई इस्माइल पहुंचा और उसने अपहरण की बात बताई। दोनों ही मृतक राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले थे। एक और बात बता देते हैं, पुलिस ने जानकारी दी है कि मृतक जुनैद के खिलाफ गो तस्करी के 5 केस दर्ज थे। वापस मामले पर आते हैं। इस मामले में मृतकों के गृह जिले भरतपुर में इस्माइल ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू मानुसर को नामजद किया गया था। मामले में फिलहाल भरतपुर के गोपालगढ़ थाने में आईपीसी की धारा 143 यानी जानबूझकर गैर कानूनी सभा में शामिल होना और अपहरण की 3 अलग धाराओं 365, 67 और 68 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस प्राथमिकी में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। पहले ये भी खबर आई थी कि लाश मिलने की जगह भिवानी में हरियाणा पुलिस ने हत्या की धारा में के तहत मुकदमा लगाया है, लेकिन बाद में पता चला कि हरियाणा में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सूबे की पुलिस ने अगुवाई के चार्ज पर ही राजस्थान पुलिस को शव सौंप दिए। इस वाकये को कवर करने हमारे साथी अभिनव भरतपुर मृतकों के घर गए थे। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के भरतपुर का गांव, छोटा सा गांव घाट कीमा गांव चर्चा में है और मीडिया के कैमरे यहां पर आसपास देखे जा सकते हैं। अब जब मैं यहां पे हूं, लल्लन टॉप की टीम यहां पर है, तो मैं आपको क्या दिखाऊं? एक घर जिसमें मातम पसरा हुआ है, एक घर जिसने अपने पालनहार को खो दिया है, जो कमाने वाला था वो चला गया है। एक घर जिसमें वैभव के कोई निशान नहीं है, लेकिन दुख, दर्द, पीड़ा समाई हुई है। ये घर जुनैद का है। जुनैद और नासिर 2 युवकों को, 2 लोगों को मार दिया गया जला करके, ऐसा आरोप है और आरोप बजरंग दल पे है और गौरक्षा से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। जिसके बाद ये खबर आई और उसके बाद घर की स्थिति ऐसी है कि घर में बहुत सारे लोग, जो आसपास के लोग जिनको पता चला, वो आने लग गए और एक
जो पीड़ा है लोगों की वो दिखने लग गई। हुआ ये कि जुनैद और नासिर दोनों को यहाँ भरतपुर के पास से अगवा किया गया और उसके बाद उनकी पिटाई की गई और आरोप है कि पिटाई के बाद उनकी हत्या कर दी गई। ये पूरे घर का परिदृश्य है। घर में 2 छोटे-छोटे कमरे हैं। इस्माइल ने एफआईआर में दर्ज करवाया है कि मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों को जुनैद और नासिर को पीटते हुए देखा है। ये भी बताया कि पुलिस ने उन्हें जानकारी दी थी कि उनके भाइयों की लाश मिली है। सुबह में किसी पुलिस वाले ने खबर दी कि भाई ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति वहाँ पे मरे हुए हैं। पता चला कि वो हमारे दोनों भाई हैं। एक का नाम नासिर था, एक का नाम जुनैद था। और मरे ही नहीं जनाब, इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया। जिंदों में आग लगा दी गई। इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे जो दोनों भाई थे इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें एक जरूरी बात और सामने आई है। मृतकों के परिजनों का ये भी कहना है कि आरोपी बजरंग दल के सदस्यों ने पहले नासिर और जुनैद को पीटा, फिर उन्हें गाड़ी समेत राजस्थान से हरियाणा के फिरोजपुर झिरका थाने में ले गए। दोनों को अधमरी हालत देखकर पुलिस ने उन्हें अपने पास रखने से मना कर दिया और इसके अगले दिन यानी 16 फरवरी को दोनों की जली हुई लाश पाई गई। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर इन आरोपों से इस वाकये से इनकार किया है। पहले से रेकी कर रखी नहीं, रिश्तेदारी में जा रहे थे, पता नहीं है उनको क्या मामला था। उन्होंने वो फ़ोन आया जब जुनैद का, तो यूँ बताया कि हमारे पीछे गुंडे लगे हुए हैं। किसके पास फोन आया? किसी घर वाले के पास में आए थे। तो उसके बाद में जुनैद का फ़ोन ही नहीं लगा। फिर यहाँ पता लगा क्या मामला है। उसके बाद में जानकारी करी तो उन्होंने उसको लेकर कहीं उधर चले गए फिरोजपुर झिरका। वहाँ फिरोजपुर झिरका में इन्हें थाना में पेश किया कि ये 2 बच्चे हैं। तो थानेदार ने मना कर दिया, गंभीर हालत है, मैं नहीं लूँगा इनको, आप ले जाइए। थानेदार की भी कमी है इसमें कि भाई उसको ले लेते। थाने पे ले गए थे? थाने पे ले गए थे। ये बात कैसे पता चली आपको? तो ये थानेदार ने भी बताई है कि यहाँ लेकर आए थे। मतलब ये जो इलाका है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक ट्रायंगल है, इसको मेवात का इलाका कहते हैं, जिसमें राजस्थान का भरतपुर का ज़िला आता है, नूह ज़िला जो है हरियाणा का आता है और ये पूरा एक बॉर्डर का इलाका और उत्तर प्रदेश का इलाका भी यहीं पास से सटता है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको अगवा राजस्थान के अंदर से किया गया और लेके मारपीट हरियाणा और फिर हरियाणा में वो लेकर आगे चले गए जहाँ लोहारू है, वो भी हरियाणा ही है। वो भी हरियाणा? हाँ, वहाँ जहाँ वो जड़ाए हैं। हाँ, भिवानी जिला है, भिवानी जिला पड़ा है। लोहारू तहसील है जहाँ वो जंगल में जाकर के उनमें आग लगाई है। जिन लोगों में आपने नामजद एफआईआर दर्ज कराई, क्या आप लोग पहले से उनके बारे में जानते थे या कैसे पता चला आप लोगों को? देखो जी, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और वो खुलेआम इस चीज़ को कहते हैं कि हम जब तक मारेंगे नहीं तब तक दम नहीं लेंगे। उनका कहना ये है। दूसरी बात ये है कि जी, ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने कि उन लोगों का हाथ स्पष्ट ही है कि वो सारे नाम जो दिए हैं वो पुलिस ने दिए हैं, क्योंकि वो मुलजिम नहीं होते तो पुलिस उनको नहीं बताती। अगर वो मुलजिम नहीं है फिर खुद की वीडियो बना के वो लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। सारा सबूत ये है, क्योंकि जब वो मुलजिम ही नहीं है तो सोशल मीडिया पे वीडियो क्यों डाल रहे हैं वो लोग। और तीसरी बात ये है कि उन लोगों ने अब से पहले उमर मोहम्मद को मार दिया। मैं क्लियर कह रहा हूँ, इसमें खुलेआम उन लोगों का हाथ है। सारा बैन होना चाहिए, ये आतंकवादी, सारा आतंकवाद संगठन बैन होना चाहिए। मांग है सरकार से, क्योंकि जिन भाइयों के घर से साया उठ चुका है इनके बच्चों को कौन देगा? उन भाइयों को क्या सरकार लौटा सकती है? क्या सरकार 1 करोड़ रुपए लेगी? क्या मोनू मानेसर को मेरे हवाले कर देगी? क्या मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ उसको, उस सरकार मुझे हवाले कर दे, मेरे ऊपर केस मत करे सरकार। ये तो आप क्या करेंगे? नहीं, सरकार अगर मुआवजे के ही बदले में आदमी की जान लेना चाहती है तो खुलेआम उसका 1 करोड़ रुपए ले ले सरकार। शो की स्क्रिप्ट लिखे जाने तक इस पूरे मामले में अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, नाम है रिंकू सैनी, बाकी सभी फरार हैं। भरतपुर के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने 16 फरवरी की शाम को मीडिया से बात की थी और बताया था कि परिवार ने इस मामले में हत्या का कोई मोटिव नहीं बताया है। पुलिस संदिग्धों की तलाश में लगी हुई है। उन्होंने आज क्या जानकारी दी, सुनिए। अभी तक जो इसके समस्त पहलुओं पर अभी जांच की गई है, जो इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है, जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो ये 2 लड़के शामिल थे
उनमें से एक के विरुद्ध गौ तस्करी के कुछ प्रकरण दर्ज हैं। तो उसी बात को लेकर के कुछ युवकों ने, जिनके एफआईआर में 5 लोगों के नाम बताए गए हैं, किसी संगठन विशेष से वो ताल्लुक़ रखते हैं ऐसा एफआईआर में बताया गया है, कि उन्होंने इस शक के आधार पर इनका अपहरण किया, इनके साथ मारपीट की एंड संभवतया बॉडी का डिस्पोजल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में किया है। इसमें वहाँ भिवानी के अंदर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा चुकी है। जो बोन्स वगैरह मिली हैं उनका डीएनए एनालिसिस किया जाएगा, जिससे कि उनकी मैचिंग कराई जा सके कि ये वही व्यक्ति हैं जिनका अपहरण हुआ था या कोई और है। परंतु प्राइमा फेसाई व्हीकल की मैचिंग तो होती है। जो नाम सामने आए हैं और प्लस डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, उनका सत्यापन किया जा रहा है कि उनका किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या भूमिका है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में 5 लोगों के नाम हैं। पुलिस ने कहा कि मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर। ये कौन है बताते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक शहर है मानेसर। मोनू मानेसर का संबंध इसी मानेसर से है। आज खुद को सच्चा गौरक्षक बताने वाले मोनू की कहानी 2012 तक किसी आम छात्र की तरह थी। तब वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में मोनू ने बताया था कि साल 2012 में मैं मानेसर के एक कॉलेज में छात्र था। तब पुलिस ने खून से लथपथ एक ट्रक जब्त किया। उस ट्रक में मृत गौवंश था। तभी से मैंने तय कर लिया कि मैं किसी को भी गाय को मारने नहीं दूंगा। 2012 से लेकर अब तक 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इन 10 सालों में 28 साल का मोनू मानेसर गुड़गांव के कथित गोरक्षक नेटवर्क का एक बड़ा चेहरा बन चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो पिछले साल मोनू को जिले की गोरक्षा टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया था। अब ये गोरक्षा टास्क फोर्स क्या है? जुलाई 2021 में हरियाणा सरकार ने गोरक्षक टास्क फोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस टास्क फोर्स का मुख्य कार्य हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन एक्ट 2015 को लागू करवाना था। आसान शब्दों में कहें तो ये टास्क फोर्स न केवल अवैध तस्करी और गोवंश वध को रोकेगी, बल्कि तस्करी और वध के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पुलिस के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी और उनका पुनर्वास करेंगे। इसके अलावा मोनू मानेसर ने जिला प्रशासन की नागरिक सुरक्षा टीम का भी सदस्य है। सोशल मीडिया पर भी मोनू काफ़ी एक्टिव है। यूट्यूब पर उसके चैनल मोनू मानेसर बजरंग दल के 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक पर उसके पेज के 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मोनू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रक का पीछा करने और फिर उसके गोवंश उतारने वाले वीडियो से भरे पड़े हैं। कई वीडियो में मोनू के साथ पुलिस को भी देखा जा सकता है। पीछा करते हुए कुछ वीडियो में गोलीबारी भी देखी जा सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में गुरुग्राम में कथित गो तस्करों का पीछा करते हुए मोनू पर हमला हुआ था और इस दौरान मोनू के सीने में गोली लगी थी। मोनू का कहना है कि वो गो तस्करों का पीछा करते हैं और फिर उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। मोनू का दावा है कि इस दौरान उसने कभी कानून हाथ में नहीं लिया और ना ही किसी के साथ मारपीट की। लेकिन मोनू के इस दावे पर बीबीसी की रिपोर्ट सवाल उठाती है। 28 जनवरी की सुबह हरियाणा के नूह से एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो के जरिए दावा किया गया था कि कुछ कथित गौरक्षकों ने 3 मुस्लिम युवकों को बुरी तरीके से पीटा। वीडियो में युवकों ने अपना नाम वारिस, शौकीन और नफीस बताया था। कुछ घंटों बाद 3 में से एक युवक वारिस की मौत हो गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वारिस के घर वालों ने इसे हत्या बताया और आरोप मोनू मानेसर पर लगाया, जबकि मोनू का कहना था कि मारपीट के आरोप निराधार हैं। वारिस की मौत सड़क हादसे के कारण हुई थी। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में चश्मदीदों के बयान भी शामिल किए हैं। चश्मदीदों का कहना था कि एक्सीडेंट के बाद बजरंग दल वालों ने मुस्लिम लड़कों के साथ मारपीट की थी। इस दौरान हादसे के बाद के सीसीटीवी में भी कुछ लोग मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं। चश्मदीदों का दावा है कि पिटाई के समय मोनू मानेसर भी मौजूद था। पुलिस से जब मामले पर बात की गई तो पुलिस का कहना था कि जाँच जारी है। इसी महीने की शुरुआत में मोनू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी की देर रात पटौदी के बाबरशाह मोहल्ले में 2 समुदायों में आपसी विवाद के बीच पत्थरबाजी हुई थी। इस दौरान मोनू मानेसर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद हुआ था। विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक बहस से हुई थी। मोहल्ले की आपसी लड़ाई झगड़े के बाद बजरंग दल तक पहुंची तो मोनू मानेसर अपनी टीम के साथ मोहल्ले में पहुंचा और फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद हो गया था। इस दौरान 20 साल के मोइन के पेट में गोली लगी थी और उसे गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
अस्पताल में भर्ती मोइन ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए। जी हम घर से निकले थे, वहाँ आगे जाके देखा हमने, वहाँ फायरिंग हो रही थी और फिर उन्हें देख के उल्टा भागा मैं, मेरे पीछे से गोली लगी। तो क्या गोली चलाने वालों की पहचान हो पाई है या तुमने पहचाना उन लोगों को? जी चढ़ा तो कई जने रहे थे, उनमें से 3 जने की पहचान करी थी। कौन कौन वे लोग थे जिनकी तुमने पहचान की है? मोनू मानेसर, सुल्ली, बोबी। घटना पर मोनू ने किसी भी तरह की फायरिंग से इनकार किया था और कहा था कि दलित परिवार को मुस्लिम परेशान कर रहे थे, इसलिए हमारी टीम वहां पहुंची थी। घटना के बाद मोइन के पिता की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस तरह की घटनाओं के अलावा मोनू का मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का भी लंबा इतिहास है। साल 2021 के जुलाई महीने में हरियाणा के पटौदी में एक हिंदू महापंचायत का आयोजन हुआ था। आयोजन में अपनी बात रखते हुए मोनू ने कहा था, जो लव जिहाद करेगा, जो हमारी बहनों को छेड़ेगा, उनको मारने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम और हमारे युवा साथी करेंगे। उनसे अपना कोई समझौता नहीं है जो अपने धर्म पर उंगली उठवाने देंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ मारने पर ही हमारा समाधान होगा, नहीं तो कोई समाधान नहीं हो सकता। ये भाषणों से समाधान नहीं होगा, उनको मारना पड़ेगा भाई। जय श्री राम। पिछले साल जुलाई के महीने में मानेसर के एक मंदिर में पंचायत का आयोजन किया गया था। मोनू मानेसर इस पंचायत के आयोजनकर्ता में से एक था और इस पंचायत में खुलेआम मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही गई थी। इसके अलावा जब आप मोनू का फेसबुक अकाउंट खंगालेंगे तो बड़े बड़े नेताओं, अफसरों और सेलिब्रिटीज़ के साथ उसकी तस्वीर मिलेंगी, लेकिन मोनू किसी भी तरह की राजनीतिक संभावनाओं से इनकार करता रहा है। अब इस भिवानी वाले कांड में मोनू ने खुद को निर्दोष बताया है। अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पर उसने ट्विटर पर घटना वाली रात की सीसीटीवी फुटेज शेयर की। यह फुटेज एक होटल की थी। मोनू ने दावा किया कि वो घटना की रात होटल में था। आज तक के साथ बातचीत में मोनू ने केस में सीबीआई जांच की मांग की है। उसका कहना है कि उससे और उसके साथियों को फंसाया जा रहा है। सुनिए। जो भी ये गोविंदगढ़ इलाके में जो भी घटना घटी है उसमें मेरा व मेरी टीम का कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये सूचना आ रही है जिसमें नामजद किया गया हूँ वो बिल्कुल गलत किया गया हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेफालतू में संगठन और हमारा नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए और ना ही बदनाम किया जाए। जो भी मैं मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा देख रहा हूं, इसमें बहुत ही ज्यादा गलत आरोप लग रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं कि जो भी घटना गोपालगढ़ थाने के अंतर्गत हुई है भरतपुर में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं उस वक्त गुरुग्राम के एक होटल में रुका हुआ था जहां के सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास उपलब्ध है और मैंने सभी न्यूज चैनलों को भी दे दिए हैं। पुलिस में का जांच करने के लिए हम पूरे लिए तैयार हैं, पूरी टीम तैयार है और हम लग भी रहे हैं कि ये घटना किसने की है, हम अपने तौर पे पता कर रहे हैं। और अब बात करते हैं स्वघोषित गौरक्षकों की। देश भर में कथित गौरक्षकों ने अपने अपने कई ग्रुप्स बनाए हुए हैं और ये लोग बहुत संगठित तौर पर काम करते हैं। समय समय पर इन संगठनों के जरिए गो तस्करी के शक में मारपीट के मामले भी सामने आते रहे। ऐसा एक खबर पिछले साल दिल्ली के छावला इलाके से आई थी। गो हत्या के आरोप में राजाराम नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। राजाराम छावला के एक फार्म हाउस में अपने परिवार के साथ केयर टेकर के तौर पर रहता था। DW वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया था कि उन्हें उस फार्म हाउस पर गौ हत्या और गौमांस की बिक्री की खबर मिली थी, जिसकी जांच के लिए एक टीम वहां जा रही थी, लेकिन कथित गौरक्षक उनसे पहले वहां पहुंच गए। इसके बाद राजाराम की पिटाई हुई और अस्पताल में राजाराम ने दम तोड़ दिया। राजधानी दिल्ली में ये इस तरह का पहला मामला था। कथित गौरक्षा के नाम पर होने वाली ऐसी घटनाओं को लेकर देश की कई अदालतें भी चिंता जाहिर कर चुकी हैं। इस मसले पर रिसर्च करते हुए हमारी नज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट के साल 2020 में की गई एक टिप्पणी पर पड़ी। दरअसल गौहत्या कानून के तहत जेल में बंद रहीमुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या संरक्षण कानून का निर्दोष लोगों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। जब कभी कोई मांस बरामद होता है तो उसे फॉरेंसिक लैब में जांच कराए बिना गौमांस बता दिया जाता है और निर्दोष व्यक्ति को उस अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता है जो शायद उसने किया ही नहीं है। कथित गौरक्षकों की मनमानी को लेकर ऐसी एक टिप्पणी पिछले साल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी आई थी। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था कि गौरक्षकों के पास लोगों के घरों पर छापा मारने का क्या अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कार्रवाई पहली नज़र में
गैर कानूनी है और किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून अपने हाथ में लिए जाने जैसा प्रतीत होती है। 2018 में येल के प्रोफेसर और लीगल हिस्टोरियन रोहित डे ने एक किताब लिखी थी, अ पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, द एवरीडे लाइफ ऑफ लॉ इन द इंडियन रिपब्लिक। किताब में रोहित ने आज़ाद भारत में गाय संरक्षण कानूनों के जटिल इतिहास की तफसील की थी। रोहित ने लिखा था कि गौहत्या का मुद्दा हाल का नहीं है। 19वीं सदी के अंत से ही भारत में गौरक्षा पर सार्वजनिक बहस, छोटी मोटी हिंसाएं और जन लामबंदी चलती आ रही है। चूंकि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे BR अम्बेडकर, और अम्बेडकर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करने के मत में थे, तो उन्होंने गोरक्षा के प्रश्न को अपने मूल ड्राफ्ट से बाहर रखा। गोरक्षा लॉबी ने गोरक्षा के मुद्दे को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कराने की मांग की थी, लेकिन अम्बेडकर ने गोरक्षा पर संशोधन को निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी गौहत्या की समस्या को राज्य विधानसभाओं को संदर्भित कर दिया और इसे वैधानिक कानून के दायरे में ला दिया। किताब में इस मुद्दे के प्रासंगिक होने के 2 कारण बताए गए, सांस्कृतिक एकरूपता और बहुसंख्यकवाद। मगर इतिहास में दर्ज उदाहरणों से पता चलता है कि भारतीय लोकतंत्र के संस्थापकों के सामने गौरक्षा का एक भावनात्मक मुद्दा था। बावजूद इसके उन्होंने अपनी संवेदनाओं को बहुसंख्यकों के दबाव के सामने झुकने नहीं दिया। राज्य के धर्मनिरपेक्ष कानून को सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर तरजीह दी। आज की तारीख में भारत के 24 राज्यों में गोहत्या या गौतस्करी से जुड़े कानून हैं। दर्शक जानते ही हैं कि गाय और उसकी रक्षा का मुद्दा कई वर्ष से पॉलिटिकल बहस का हिस्सा रहा। भिवानी वाले मामले को लेकर यह बहस फिर से छिड़ गई है। सुनिए, आखिर ये आतंक, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भगवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इसमें क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? पूरा जांच का विषय है, सारी सच्चाई सामने आएगी। सरकार और पुलिस खुद एक्शन मोड पर है। अब ये जांच चल रही है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई सामने आने दीजिए। जब पुलिस पूरे मामले को खोलेगी तब पूरा सच सामने आएगा कि असलियत क्या है। आज मैं कोई बात कह दूं, इसको क्या होता है, कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए। बहुत जल्दी हम कम्युनल रंग दे देते हैं। तो बीजेपी को तो ये सूट करता है ना। बीजेपी का तो काम ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक ही एजेंडा है कि देश का, केंद्र का बजट तो फेल हो गया, जनता रोटी नहीं मांगे, रोजगार नहीं मांगे, महंगाई की बात नहीं करे, इसलिए हर जगह कम्युनल रंग। बिना प्रारंभिक जांच के राजस्थान पुलिस यह मान बैठी है कि गौ तस्कर के भाई ने जो नाम लिए हैं वही इस कांड के लिए जिम्मेदार हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस कांड में बजरंग दल का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। इस तरह के मामलों में राजस्थान सरकार की भूमिका हमेशा से वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित रही है। ये विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि इस मामले की CBI के द्वारा जांच हो। कथित गौ तस्करी के शक में हुई हत्याओं पर वैसे ही राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं जैसी होती आई हैं, लेकिन सच तो ये है कि 2 लोगों का बेरहमी से कत्ल हुआ है। इसकी जांच में जो कुछ भी निकलेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते चलते एक ज़रूरी जानकारी, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इस बार के मेहमान हैं वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी। आप शो देख सकते हैं कल यानी 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे। एपिसोड लल्लन टॉप ऐप पर रिलीज होगा। देखने के लिए लल्लन टॉप ऐप डाउनलोड करें। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।